अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं। आइए तो आज मैं आपको एक ऐसे खूनी कब्रिस्तान का एक सच्चा वाकया बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आपका भी दिल दहल जाए। तो आइए सुनते हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी और वो एक पहाड़ी इलाका था। वहाँ हद से ज्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाकों का जायजा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक मैं कुदरती हुस्न से ना आश्ना था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह में जमी सफेद बर्फ इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। मैं अपने एक दोस्त की शादी में जा रहा था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर इसकी हद से ज्यादा इसरार पर मुझे मजबूरन फैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान था। हर तरफ खामोशी ने कब्जा जमा रखा था। परिंदों की आवाजें इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क में मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बड़े लंबे वक्फे के बाद बहरहाल मैं ठीक कर ही रहता था। मगर इस दिन अजीब बात ये हुई कि गाड़ी बज़ाहिर ठीक थी, कहीं कोई भी खराबी मुझे नजर नहीं आ रही थी। फिर गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से तो बालातर थी। काफी देर जद्दोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी खराबी हो गई होगी, जो मैं तो अगली 100 जिंदगी तक भी ठीक नहीं कर सकता। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे। मैं तो यहाँ किसी भी शय से वाकिफ न था। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप वगैरह भी था तो मेरे इल्म में तो ना था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मैं अपने दोस्त को कॉल करके इसे सारे मसले से आगाह करूं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था इस वक्त मैं कहाँ किस जगह खड़ा हूँ। और अगर दोस्त ने पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ, किस तरफ हूँ, तो मैं इसे कम से कम ये तो नहीं कह सकता था कि मैं बीच सड़क में लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि ये गैर मामूली निशानी न थी। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसे पहाड़ थे। अभी मैं किसी कश्मकश में ही था कि मैंने पीछे से कदमों की आवाज सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो 2 नौजवान लड़के मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इंसान तो क्या किसी जानवर तक का कोई वजूद न था, और ऐसे में ये इन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने गाड़ी का मसला पूछा, तो मैंने भी इख्तियार इन्हें बता दिया। फिर इनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात तो ये थी 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। इन्हें भी इस इलाके तक जाना था जहां मैं जा रहा था। इन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब इन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था। ऐसे में इनको इनकार करना तो इंसानियत के खिलाफ था, इसलिए मैंने इन दोनों को लिफ्ट दे दी। तो उनमें से एक ने पूछा, आपका नाम क्या है भाई? मैंने जवाब में कहा, काशिफ अली मेरा नाम है। तो फिर उन दोनों ने अपने नाम बताए। मेरा नाम अहमद है और इसका नाम आसिफ। इस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ करवाया। आप इस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। मैंने इस बार एक लफ्ज का जवाब दिया। एक तो मैं इन्हें जानता भी नहीं था
और दूसरा, इस सुनसान सड़क पे वो दोनों कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। मुझ पे हमला करके मेरी गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब डर पैदा हो गया था। हालांकि वो शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। अब कार में बिल्कुल खामोशी थी। ना इन्होंने कोई सवाल किया और ना ही मैंने खुद से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने थोड़ा पीछे मुड़कर इन दोनों को देखा। दोनों के चेहरों पर एक बहुत अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं नहीं समझ सका। और इस वक्त मैं इन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता। अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहाँ पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी मुझे कहीं नजर नहीं आया। शायद सर्दी की वजह से अंदर छुपे बैठे हों। मैंने खुद अपनी तरफ से अंदाजा लगाया। आबादी में कोई इतनी ज्यादा ना थी। फिर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पर गुजरने लगी। दूर दूर तक फैला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत का समा लिए हुए था। वहाँ लाखों लोग लंबी नींद सो रहे थे। अहमद ने काफी वक्फे के बाद एक और सवाल किया, आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता? मैंने जवाब दिया, नहीं तो कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात है। ये भी तो हमारी तरह के ही इंसान थे और ये हमें कुछ नहीं कह सकते। मैंने काफी संजीदगी से ये जवाब दिया, नहीं, कब्रिस्तान एक इबरत और वहशत का मकाम है। हर इंसान को डरना चाहिए। वो काफी पुरस्कार अंदाज में बोला। फिर मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे तो कभी डर नहीं लगा, कभी कब्रिस्तान से डर नहीं लगा और ना ही मेरे साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया जिस वजह से मैं कब्रिस्तान से डरूं। आपके साथ पेश नहीं आया तो क्या किसी के साथ तो पेश आया होगा ना। कब्रिस्तान में बहुत खतरनाक रूहें रहती हैं। वो अपनी बात पे डटे हुए था और मैंने बेइख्तियार एक कहका लगाया। ये सब रूहें भूत वगैरह फिल्मों और ड्रामों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। अच्छा, मैंने तजस्सुस से पूछा, आपके साथ कभी पेश आया ऐसा कोई वाकया? तो उसने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसके बाद आप फिर कभी नहीं कह सकोगे कि आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। इस वक्त उसकी इस बात का मतलब मैं नहीं समझ सका। ये आज से 30 साल पहले का वाकया है। इस गांव में 2 दोस्त थे, असद और फहाद। असद शहर से अपने दोस्त फहाद के पास अक्सर छुट्टियां गुजारने आया करता था और इस दिन भी वो दोनों आराम से एक खूबसूरत पहाड़ पर टहल रहे थे। नीचे कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। यार असद, ये कब्रिस्तान भी अजीब चीज है। कल तक ये लोग हमारी तरह पैसा कमाने में, गाड़ियां खरीदने में या बंगले बनाने में मसरूफ थे। वही लोग मरने के बाद डर की तस्वीर बन जाते हैं। असद की निगाहें भी नीचे कब्रिस्तान को देख रही थी। फहाद की बात सुनने के बाद इसने बेयकीनी से कहा, मैं नहीं डरता कब्रिस्तान से, खाली पत्थरों से भला क्या डरना। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी तक इस कब्रिस्तान की भयानक हकीकत से अनजान हो, फहाद ने रवानी से कहा। और फिर जल्द ही इसे एहसास हो गया कि इसने असद के सामने ये गलत बात कह दी। असद ने तजस्सुस से पूछा, कैसी भयानक हकीकत? फहाद ने टालने की कोशिश की। यार कुछ नहीं, तुम रहने दो तुम। नहीं, तुम मुझे बताओ, मुझे कैसी हकीकत? यार बताओ ना, किस तरह का वाकया है, क्या हकीकत है, मुझे बताओ। असद का तजस्सुस बढ़ने लगा। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आज तक रात के वक्त जो भी इस कब्रिस्तान में गया वो जिंदा वापस नहीं आया। असद ने कहका लगाया। तुम मुझे किसी डरावनी फिल्म की कहानी सुना रहे हो? ये हकीकत है? ये भी कोई हकीकत है? फहाद एतमाद से बोला। तुम यकीन करो ना करो असद। असद ने कहा, मैं नहीं मानता, तुम भी मान लो कि ये जिन भूत कुछ नहीं होते। चलो ऐसा करते हैं कि हम आज रात इस कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फहाद को जिस बात का डर था, असद वही कह गया। फहाद ने घबराते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? चलो घर वापस चलते हैं यार। नहीं, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, असद ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। अभी तो कब्रिस्तान का भूत देखना बाकी है। बेवकूफ मत बनो असद, ये कोई मजाक नहीं है। आज तक जो भी रात के वक्त इस कब्रिस्तान में गया वो कभी लौट कर नहीं आया।
असद हतमी लहजे में बोला, चलो तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो देखकर ही रहूंगा, देखते हैं मुझे क्या होता है। फहाद की घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। असद किसी भी तरह इस बात को मानने को तैयार न था। इसे समझाने का वो हर तरीका इस्तेमाल कर चुका था, मगर असद जिद्दी था और इसे इन सब चीजों का हमेशा से बहुत शौक रहा है। वो चाहकर भी अपने बचपन के दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसे असद की जिद के सामने मजबूरन रात को इस कब्रिस्तान का फैसला करना पड़ा। लेकिन इस फैसले के बावजूद वो ये भी जानता था कि वहाँ जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसका दिल थर थर कांप रहा था। सूरज को काली रात ने अपनी लपेट में ले रखा था। हर तरफ लरस देने वाला अंधेरा था। वो दोनों दोस्त जिंदगी के एक ऐसे भयानक मोड़ पर खड़े थे जहाँ से वापस लौट जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो दोनों इस कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। इस कब्रिस्तान में लोग रात तो क्या दिन की रोशनी में भी आने से घबराते थे। जाने कौन सा राज दफन था इस कब्रिस्तान में। अचानक तेज हवा चली और जैसे हवा में एक आवाज आ रही हो, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ यहाँ से। फहाद ने इसे समझाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर असद का फैसला अभी भी वही था। आर या पार, हार या जीत, जिंदगी या मौत। इन दोनों ने अपना पहला कदम इस कब्रिस्तान के अंदर रखा। ना कोई बिजली चमकी, ना कोई तूफान आया, कुछ भी तो नहीं हुआ। डर की एक शदीद लहर दोनों को छू कर निकल गई। सारा कब्रिस्तान सुनसान था। दूर दूर तक किसी इंसान का तो क्या, किसी परिंदे की भी आवाज ना थी। दोनों की निगाहें इधर उधर बढ़ रही थी। शायद इन्हें किसी की तलाश थी, किसी जिन भूत जो इंसान को खा जाते हैं। रात के 1 बज रहे थे। इन्हें वहाँ ठहरे हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन इन्हें कुछ भी ना मिला। कोई इंसान, कोई जिन। देखा, मैंने कहा था ना यहाँ कुछ नहीं है। गांव वाले तो ऐसे ही बकवास करते हैं। अचानक एक काली बिल्ली भागते हुए इनके पास से गुजरी और हवाएं तेज चलने लगी। आसमान पर बिजली चमकी जैसे किसी बहुत ही बड़े तूफान का पता दे रही हो, जैसे यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला है। फिर असद की नजर अचानक सामने वाली कब्र पर पड़ी तो उसने देखा एक सफेद दाढ़ी वाला इंसान जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे निकल रहा था। या अल्लाह, ये क्या है? ये कोई ख्वाब तो नहीं है? लेकिन एक हकीकत थी, वो सब सच था। फहाद के दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, काश ये ख्वाब हो, काश वो कोई ख्वाब देख रहा हो, सब झूठ हो। लेकिन ऐसा कुछ न था। वो सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी सामने ही खड़ा था, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। न जाने कहाँ चला गया, कौन था वो और क्या चाहता था। कहीं ये तो सारे इंसान नहीं खाता। दोनों डर के मारे कांपने लगे, पसीने पसीने हो गए थे और वो क्या देख रहे थे कि किस दुनिया में पहुंच गए। असद और फहाद भागते हुए इस कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि इस कब्रिस्तान का कोई दरवाजा ही नहीं था। जिस तरफ जाओ कब्रें ही थी। वो दोनों थक कर रह गए। फिर इन्हें किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज करीब होती गई। दोनों ने जब पीछे देखा तो जैसे धमाका हुआ। ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ना आसमान गिरना, ना जमीन फटी, लेकिन बहुत कुछ हो गया। सामने एक कब्र फटा हुआ था, उसमें एक मुर्दा लिपटा हुआ था। उसके पास एक सफेद बड़ी दांतों वाली बूढ़ी औरत उस मुर्दे का खून पी रही थी। फहाद को लगा कि अचानक उसकी धड़कन रुक जाएगी। उसने बेसाख्ता असद का हाथ पकड़ लिया। वो खुद डरा हुआ था। वो दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गए और जाकर एक कब्र पर बैठ गए। उन्होंने बैठे हुए ना जाने कितनी देर हो गई। रात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर उन्हें आसपास से ही किसी के रोने की आवाजें आई। उन्होंने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने एक और बूढ़ी औरत एक कब्र पर माथा टेके रो रही थी। वो कौन थी और क्यों रो रही थी, उन सब बातों में अब फहाद और असद को कोई दिलचस्पी न थी। अचानक रोने की आवाज बढ़ने लगी। तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? कौन है मेरा तेरे बाद? अब मैं इस कब्रिस्तान से बाहर कैसे निकलूंगी?
बूढ़ी औरत रोते रोते ये बातें भी कर रही थी। उसकी बातें सुनकर असद को इससे हमदर्दी होने लगी। शायद वो भी यहाँ आकर फंस गई हो। असद ने उसके करीब आकर प्यार से पूछा, कौन है आप और क्यों रो रही हैं? उस बूढ़ी औरत ने अपनी कोई दर्द भरी कहानी सुनाई। फिर असद और फहद की हमदर्दी पाकर वो इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताने लगी। वो बूढ़ी औरत चलने लगी और वो दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। अचानक एक फटी हुई कब्र के पास वो औरत रुक गई और इस बूढ़ी औरत ने बताया, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता इस कब्र के अंदर है। बूढ़ी औरत कब्र में दाखिल हो गई। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे कब्र में आ गए। अचानक फहद की नजर उसके पाँव पर पड़ी। उसके तो जैसे जिस्म से खून ही सूख गया हो। उसके पाँव उल्टे थे, मतलब वो कोई इंसान नहीं बल्कि बदरू थी। वो दोनों जितना तेज भाग सकते थे भागे। इन्हें अपने पीछे इस औरत के कहके सुनाई दिए, Aku tak tidur lagi. Ha? एक मिनट गाड़ी रुकी। मैं अहमद की आवाज पर चौंक गया। मैंने ब्रेक लगा दी। अहमद गाड़ी से उतरकर सामने सड़क पे लगे पानी के नलके से पानी पी रहा था। मुझे भी प्यास का एहसास हुआ। गला सूख रहा था। मैंने भी गाड़ी से उतरकर पानी पिया, लेकिन मेरी सारी तवज्जो इस वक्त इस कहानी पर थी जो अहमद मुझे सुना रहा था। गाड़ी में वापस बैठकर मैंने तजस्सुस से अहमद को एक बार वो वाक़या सुनाने को कहा। वो एक बार फिर शुरू हो चुका था। वो दोनों वहाँ से भागकर उस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। हवाएं तेज तेज चलने लगी। रात की तारीकी और ज्यादा गहरी हो गई। कब्रिस्तान से तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। फहद और असद के लिए ये सब कुछ नया था। आसमान पर तारे चमक रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर दिखाई नहीं दिए क्योंकि उनकी जगह बादलों ने ले ली। अचानक बादल जोर जोर से बरसने लगे। माहौल में एक अजीब वहशत छा गई, लेकिन वो चलते रहे क्योंकि इनकी मंजिल बहुत दूर थी। दूर इन्हें इसी कब्रिस्तान से बाहर निकलना था, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। बारिश और तेज हो गई और साथ ही साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई। फिर देखते देखते बारिश के कतरे खून में तब्दील हो गए। लगता है कब्रिस्तान को भी इल्म हो गया कि वो दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, इसलिए वो इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। चलते चलते बहुत देर हो गई। वो दोनों बहुत आगे आ गए, मगर ये कब्रिस्तान तो ना खत्म होने वाला सिलसिला था। अचानक एक कब्र फटा, उसमें से एक सफेद जिस्म नमूदार हुआ। वो दोनों डरते हुए चिल्लाते रहे और साथ ही साथ दुरूद पाक भी पढ़ने लगे। कुछ आगे जाकर इन्हें एहसास हुआ कि इनके सर पर लाखों काले कौवे मंडला रहे हैं। इनको अपना आखिरी वक्त दिखाई दे रहा था। अब मामला हद से ज्यादा संगीन हो गया था। ऐसा लगता था ये समा बहुत बड़ा तूफान लेकर ही आएगा। ये आवाज जाने कहां से आई। भाग जाना चाहते हो तुम दोनों? मौत से भी कभी कोई भाग सका है? और तुम लोगों को लगता है इस कब्रिस्तान से भागना इतना आसान है? यहाँ आता इंसान अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा वो हमारी मर्जी से। लेकिन ये आवाज इनकी धड़कन तेज करने के लिए काफी थी। आवाज फिर से आना शुरू हुई। 21वीं सदी के इंसानों, तुम लोग क्या समझते हो कि जिन भूत कुछ नहीं होते? अगर तुम लोग ये समझते हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। फिर आवाजें आना बंद हो गई। बारिश भी थम चुका था। माहौल एकदम खामोश हो गया था, लेकिन अक्सर खामोशी अपने अंदर एक बहुत बड़ा तूफान ले खड़ी होती है। भागते भागते अचानक वो दोनों रुक गए। हर तरफ सफेद कफन में मलबूस बदरूहें खड़ी थी। वो रूहें बहुत भयानक थी। उनके लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। उनके मुंह से खून टपक रहा था और ऊपर आसमान पर काले कौवे मंडला रहे थे। अचानक एक बड़े कद वाला रूह आगे बढ़ा उन दोनों को मारने के लिए। वो दोनों पीछे की तरफ भागना चाहते थे, मगर पीछे भी वही बदरूहें थी। उन लोगों के लिए निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका था। बड़े कद वाले बदरू ने आगे बढ़कर असद को अपने लंबे हाथों से उठाकर एक कब्र में डाल दिया। कुछ बदरू असद का खून पीने लगी। फहद चिल्लाता रहा, मगर उन्होंने उसकी एक ना सुनी।
और थोड़ी ही देर में असद अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर अचानक सब गायब हो गए। वहां इस कब्रिस्तान में कोई न था। फहाद असद की लाश पर सर रखकर रोने लगा। क्यों रो रहे हो फहाद? उसने गर्दन उठाकर देखा, सामने असद जिंदा खड़ा कहके लगा रहा था। उसने एक नजर सामने पड़ी लाश को देखा और एक नजर असद की रूह को। वो ये खौफनाक मंजर देखने की हिम्मत नहीं रख सकता था और दिल का दौरा पड़ने से वो वहीं असद की लाश पर गिर गया। वो दोनों दोस्त अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे। अगली सुबह गांव वालों ने उन दोनों की लाशें कब्रिस्तान में देखी और आज तक किसी को पता नहीं चल सका इस भयानक कब्रिस्तान के अंदर उन दोनों के साथ क्या हुआ। अहमद ने अपनी कहानी खत्म की। मैंने बेयकीनी के साथ उसे देखा और एक सवाल मेरे जहन में बिजली की तरह आए, जो मैंने अहमद से पूछा। वो दोनों तो मर गए थे, फिर जब किसी को नहीं पता चला कि कब्रिस्तान के अंदर इस अंधेरी रात में क्या हुआ था उन दोनों के साथ, तो तुम्हें कैसे पता? उन दोनों ने मजमुई कहका लगाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो असद मैं हूँ और वो फहाद ये है। वो दोनों एक बार फिर कहके लगाने लगे। अचानक ब्रेक पर पांव रखा, फिर यकदम कार में खामोशी छा गई। मैंने बैक व्यू मिरर से देखा तो वो दोनों मुझे नजर न आए। तेजी से गर्दन घुमाकर मैंने पीछे देखा तो पीछे सीट खाली थी। मेरे जिस्म से जैसे सारा खून खुश्क हो गया। मैं हैरत से मुंह खोले उन खाली सीटों को देख रहा था। रीढ़ की हड्डी में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए बेइख्तियार सी कैफियत में एक बार फिर गाड़ी वापस उसी रास्ते पे मोड़ दी जिससे मैं अभी सफर कर आया था। लेकिन मुझे हैरतों के तूफान इस वक्त टूटे हुए जब मैंने इस जगह को देखा जहाँ पानी का नलका लगा था, जहाँ हमने पानी पिया था। वो कोई नलका नहीं बल्कि एक पीपल का दरख्त था। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। फिर जब मैं इस कब्रिस्तान तक पहुंचा जहां दूर दूर तक कब्रें थीं, वहां कोई कब्रिस्तान न था। वहां लोग खेतों में काम कर रहे थे। एक गहरा सांस लेकर मैंने एक बार फिर से अपना सफर शुरू किया और ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर था। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।